हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल कॉन्सेप्ट बाय आरडी में। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, तो आज हम लोग जो है क्लास 11 जो हम लोग टॉपिक चल रहा है जनरली क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी एंड प्रॉपर्टीज, उसमें हम लोग क्या करने वाले एनसीईआरटी के सॉल्यूशन को करने वाले हैं। ठीक है, अब ये जो है एनसीईआरटी जो सॉल्यूशन करने वाले इसमें हमारे पास टोटल 40 क्वेश्चन है। अभी आप भी जानते हैं कि 40 क्वेश्चन ना हम एक दिन में करा पाएंगे ना आप एक दिन में कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि 40 क्वेश्चन उसका एक्सप्लेनेशन वो भी आराम से, इतना जल्दी भी नहीं है। ठीक है, तो इसको हम कितने पार्ट में कंप्लीट करेंगे? टोटल 3 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। क्लियर है? 3 पार्ट में जो है ये हमारे पास 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। केवल इसी के नहीं, जितना है हम सबके जो है एनसीईआरटी सॉल्यूशन कराएंगे और ये यूट्यूब में वन ऑफ द बेस्ट होने वाला है। 3 पार्ट में 40 क्वेश्चन हो जाएंगे, तो आज जितने ज्यादा हो पाएंगे तो हम कंप्लीट करा देंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी तक भी जिसने हमारे जो पिछले लेक्चर से उनको नहीं देखा है, पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 पार्ट मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के बना दिए हैं। उसमें मैंने बहुत बेहतर तरीके से क्या करना है, चीजों को डिस्कस किया है, तो वो पहले देख लीजिएगा। देन आप इस एनसीईआरटी सॉल्यूशन को करने की क्या करिए, जो है करना स्टार्ट करिएगा। क्लियर है? तो अब हम जो है एक करके जो है क्वेश्चन करना डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्वेश्चन से लेंगे, उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे, उसकी थ्योरी देखेंगे, और थ्योरी आपको कॉपी में नोट डाउन करनी है। जो सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट है वो ध्यान दें, उसको प्रॉपर नोट्स बनाएं और अपनी कॉपी में नोट डाउन करें, क्योंकि इससे बेस्ट नहीं हो सकता और बेहतर तरीके से करें। क्लियर है? सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द बेसिक थीम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो बेसिक थीम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन पीरियोडिक टेबल का मतलब क्या है कि पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने का जो एक आइडिया है, वो आइडिया कहां से डेवलप हुआ, और उन आइडियाज के बेसिस पे हम लोगों ने जो उनको पीरियड और ग्रुप में जो है एक ही पीरियड से और एक ही ग्रुप से जो है बिलोंग करते थे, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज और उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को जिस तरीके से हमने क्लासिफाई किया, उसके बारे में हम लोग उस क्वेश्चन में जानना है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, द बेसिक थीम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन द पीरियोडिक टेबल टू अरेंज द एलिमेंट्स having similar properties together। यानी कि बेसिक थीम क्या है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पीरियोडिक टेबल में, और अरेंज करना है किसी जिसकी सिमिलर प्रॉपर्टीज होती है। तो बेसिकली एलिमेंट्स की जो सिमिलर प्रॉपर्टीज होती है उनको एक साथ रखना है। द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियड एंड ग्रुप मेक्स देयर स्टडी सिंपल एंड सिस्टमैटिक। यानी जिन एलिमेंट्स का अरेंजमेंट हमको करना है और उनको पीरियड और ग्रुप में हम लोग क्या कर लें, बांट लें, अरेंज करते हैं, तो उनकी स्टडी क्या हो जाती है, सिंपल हो जाती है और बढ़िया हो जाती है, सिस्टमैटिक हो जाती है। नेक्स्ट लिखा हुआ एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज आर प्लेस्ड इन द सेम ग्रुप एंड इवन न्यू एलिमेंट्स कैन बी प्रेडिक्टेड। तो जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज होती है उनको हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आगे अलग-अलग जो है रखी हुई है, तो उनको एक जगह रखना पड़ेगा ताकि उनकी स्टडी क्या हो जाए, आसान हो जाए, कहीं कोई दिक्कत ना हो। तो सेम ग्रुप में इसलिए रखा गया और आने वाले समय में कुछ जगह छोड़ दी गई थी ताकि नए एलिमेंट्स जो प्रेडिक्ट होने वो भी हो जाए। तो ये बेसिक है, आप इसको क्या कर लीजिए, अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पहला क्वेश्चन था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। लिखा हुआ है which important property did Mendeleev use to classify the elements in his periodic and did he stick to that। मतलब मेंडलीफ ने जो है एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के लिए किन प्रॉपर्टीज का जो है इस्तेमाल किया। और नेक्स्ट लिखा हुआ did he stick to that, क्या वो किस चीज में जो है वो फंसे, क्या दिक्कत हुई इनको। तो पहले वाले का आंसर ये है जो हमने लिखा है। क्या लिखा हुआ है, मेंडलीफ अरेंज द एलिमेंट इन हिज पीरियोडिक टेबल इन हॉरिजॉन्टल रोज एंड वर्टिकल कॉलम्स। तो मेंडलीफ ने जो है क्या करा था, हॉरिजॉन्टल रोज और वर्टिकल कॉलम्स में जो है क्या करा था, अरेंज करा था एलिमेंट्स को, ताकि उनकी स्टडी क्या कर पाए, आसानी से हो पाए, इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट। और इंपॉर्टेंट बात ये है कि उन्होंने जो है वो एटॉमिक वेट के बेसिस पे जो है क्या करा था, एलिमेंट्स को अरेंज करा था, ना कि एटॉमिक नंबर के बेसिस पे। और इन सच दैट एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज वर प्लेस्ड इन द सेम ग्रुप, यानी कि जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज थी इनको सेम ग्रुप में रखा गया था। तो ये सेकंड वाले का है। अभी इस पार्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे, डिड ही स्टिक टू दैट, कहां पे वो फंसे थे, इसको बारे में डिस्कस करते हैं लोग। सो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि आखिर कहां दिक्कत हुई। तो he made some exceptions to this property finding out that if the strictly in order of their increasing atomic weights, मतलब कि कुछ exceptions भी हैं, है ना, अगर उनको अरेंज करने में जो प्रॉब्लम आई वही क्या कहलाते हैं, एक्सेप्शन कहलाते हैं। तो if the strictly, और उन्होंने स्ट्रिक्टली बेहतरीन तरीके से क्या करा, उसको एटॉमिक वेट के बेसिस पे अरेंज करने की पूरी ट्राई की, वो भी इंक्रीजिंग मतलब छोटे से बड़ा। the some elements will not fit, लेकिन उनमें से कुछ एलिमेंट थे जो कि फिट नहीं हो पाए थे इस स्कीम में। क्लियर है? इस स्कीम में जो है क्लासिफाई करने में जो है फिट नहीं हो पाए थे। एग्जांपल के लिए एक एग्जांपल है हमारे पास आयोडीन का और टेलोरियम का। देखो आयोडीन एक्चुअली में जो है इसका जो एटॉमिक वेट क्या होता है, लोअर होता है ना। इसके अगर एटॉमिक वेट की बात करें तो इसका एटॉमिक वेट क्या है, लोअर है। किसके कंपैरिजन में लोअर है,
टेलोरियम के कंपैरिजन में लो है, लेकिन फिर भी जो है इसको अलग जो है ग्रुप में रखा गया, इसको अलग ग्रुप में। क्यों? क्योंकि इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो सेम नहीं थी। ये हमारा 16 ग्रुप से बिलोंग करता है, ये हमारा 17 यानी हैलोजन फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है। तो इसलिए जो है क्या करता है, अलग अलग प्रॉपर्टीज होने की वजह से इनको अलग अलग ग्रुप में करा के रखा गया। तो यही चीज है कि जिनकी प्रॉपर्टीज फिट नहीं हो पा रही थी, इनको अलग अलग जो है जिनके साथ इनकी प्रॉपर्टीज मैच कर रही थी उनके साथ रखना पड़ा, ठीक है। तो ये सेकंड वाले का जो है हमारे पास सोल्यूशन था। सो अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस इन अप्रोच बिटवीन द मेंडलीव पीरियोडिक लॉ एंड द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। देखिए मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में क्या हुआ था, मेंडलीव ने बताया था कि जो एलिमेंट्स को हम लोग अरेंज करते हैं, क्लासिफाई करते हैं उनके एटॉमिक वेट्स से, जबकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यानी हेनरी मोसेल ने क्या बताया था कि हम लोग एलिमेंट्स को क्लासिफाई करेंगे उनके एटॉमिक नंबर पे। तो बस यही लिखा हुआ है। मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ स्टेट्स दैट, मतलब बताता है, क्या बताता है कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि जो भी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होगी किसी भी एलिमेंट्स की, वो क्या होंगी, पीरियोडिक फंक्शन होगी। पीरियोडिक फंक्शन किसकी होगी, उनके एटॉमिक वेट की। पीरियोडिक फंक्शन मतलब ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इसका मतलब ये होता है कि जो भी इनके जो सेम ग्रुप के एलिमेंट है उनको क्या रखा जाएगा, एक ही ग्रुप में रखा जाएगा, जिनकी प्रॉपर्टी सेम होगी उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे, ठीक है। तो उनको एक ही साथ रखा जाएगा, तो वही उसकी क्या कहलाती है, पीरियोडिक फंक्शन। जिसने पिछले लेक्चर में देखे उनको देख ले, क्योंकि उसमें हमने अच्छे से बताया है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं, तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में क्या बताया गया, स्टेट दैट द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। बस यही दोनों लाइन ध्यान रखना है, एक एटॉमिक नंबर, एक एटॉमिक वेट। इन्होंने बताया था एटॉमिक वेट के बेसिस पे, इन्होंने बताया था एटॉमिक नंबर के बेसिस पे। सो गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम नंबर्स, ठीक है। क्वांटम नंबर के बेसिस पे हमको क्या करना है, जस्टिफाई करना है दैट द सिक्स्थ पीरियड, यानी सिक्स्थ पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल हैव 32 एलिमेंट्स। जैसा कि हमने बताया कि मैजिक नंबर हमने बताया था, मैजिक नंबर क्या होता है, 2 8 8 8 2 8 8 18 18 32 32, है ना। इस 7 पीरियड में जो है 7 पीरियड होते हैं, और इस तरीके से एलिमेंट क्या होते हैं, पहले पीरियड में 2 एलिमेंट, उसके बाद दूसरे पीरियड में 8, फिर तीसरे पीरियड में 8, फिर उसके बाद 18, फिर 18 दिन 32 दिन 32। तो हमको यही बताना है 6 पीरियड में 32 एलिमेंट होंगे, इस चीज को हमको जस्टिफाई करना है। तो क्या है, देखिए पीरियोडिक पीरियड इंडिकेट्स द वैल्यू ऑफ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ध्यान देखिए, जो भी पीरियड होता है, जैसे मान लो फर्स्ट सेकंड पीरियड से बिलोंग कर रहा है, तो सेकंड पीरियड से बिलोंग कर रहा है तो उसकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी, ठीक है। अगर थर्ड पीरियड से बिलोंग कर रहा है तो क्या होगी, 3 होगी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की। और जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है वही क्या कहलाता है, उसका नंबर ऑफ सेल कहलाता है। सेकंड सेल से थर्ड सेल से जो पीरियड नंबर है वही उसका सेल नंबर है, ठीक है। फॉर द आउटर मोस्ट सेल, है ना, जो बाहर से आउटर मोस्ट सेल होती है उसी के लिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। ध्यान देखिएगा, अगर मान लो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 है तो L की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। यहाँ पर N क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और L क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। तो हमेशा इसकी वैल्यू 1 कम होती है, यानी N से 1 कम होती है L की वैल्यू। तो 1 है तो 0, 2 होगा तो 0 से स्टार्टिंग होगा तो कहां तक जाएगा, 1 तक। 2 होना चाहिए तो 0 से स्टार्ट होगा 1 पे खत्म होगा, 3 होगा तो 0 1 2, और इस तरीके से N = 7 पे 1 कम तक जाता है हमेशा, ध्यान रखना। तो देखिए अगर मान लो N की वैल्यू 1 है तो N की वैल्यू 1 में केवल कितना आएगा, 1 और 1 ऐसा आएगा। अगर मान लो N की वैल्यू 2 है तो N की वैल्यू 2 होने पे क्या होगा, 2s और 2p आएगा, ठीक है। अगर N की वैल्यू 2 है तो यहाँ पर 2s 2p होगा, 3 है तो क्या हो जाएगा 3s 3p 3d, क्योंकि 3 है ना यहाँ पर, ये L = 0 के लिए, S में P L = 1 के लिए, और D जो है L = 2 के लिए। तो इस तरीके से आप करेंगे तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने पिछले लेक्चर में बता रखा किस तरीके से किया जाता है, ध्यान से देखिए। अब आप क्या बना लीजिए, एरो बना लीजिए, इस तरीके से एरो बनाएंगे तो ये 1s फिर 2s, 1s के बाद 2s आता है, 2s के बाद देखिए क्या आएगा, फिर 2p, फिर 2p के बाद क्या आता है 3s के बाद आता है 3p, 3p के बाद 4s आता है, फिर 4s के बाद क्या आएगा 3d, 4p, फिर 5s आ जाएगा, 5s के बाद क्या आएगा 4d, 5p, 6s, 6s के बाद आ जाएगा 4f, 5d, 6p, 7s, और दिन आगे बढ़ता जाएगा। अब हमको कौन सा बताना है, 6 पीरियड। तो देखिए 6 पीरियड के बाद कहां से, 6 पीरियड से स्टार्टिंग होगी, और 6 के बाद कहां से आएगा, 6s तो आएगा, उसके बाद आएगा 4f, फिर 5d, फिर 6p, और उसके बाद देखिए 7 स्टार्ट हो गया। लेकिन हमको बताना है 6 के बारे में, तो यानी कितने इलेक्ट्रॉन, अब अपने को पता होना चाहिए s में हम लोग मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, 2, p में p सब सेल में कितने कर सकते हैं, 6, d में d सब सेल में कितने कर सकते हैं, 10, और f में कितने कर सकते हैं, 14। तो देखिए 2 इसमें हो गए, ठीक है, 2 इसमें हो गए, ठीक है। उसके बाद जो है f में कितने हो गए, 14 हो गए। इसके बाद अगर बात करें डी में कितने हो गए, 10 हो गए। इसके बाद अगर बात करें पी में कितने हो गए, 6 हो गए। तो 14 तो 16, 16 तो 26, 26 6 32, यानी इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, 32 एलिमेंट्स को क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। तो ये तरीका है जो कि इस क्वेश्चन को करने का हो सकता है। सो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन टर्म्स ऑफ पीरियड एंड ग्रुप where would you locate the element with z equal to 114, यानी कि जो एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर 114 हो, 114 हो, तो उसका पीरियड और ग्रुप नंबर क्या होगा। तो ऐसे डिफाइन करना तो बहुत मुश्किल है कि भाई 114 बता दिया और पीरियड और ग्रुप बताओ। तो हमने एक तरीका निकाला है
इस तरीके से आप बहुत आसानी से क्या बता सकते हैं, कोई भी अगर एटॉमिक नंबर आपको पता हो तो उसका पीरियड और ग्रुप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करिए, कुछ सब कुछ भूल जाइए, बस आपको ये पता होना चाहिए कि जो नोबल ग्रुप है उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और उनमें कौन कौन से एलिमेंट आते हैं। तो हमें पता है हेलो नीना, अरे कटरीना, एक्सक्यूज मी रीना, और ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ये भी आपको पता होना चाहिए, UUO है ना। इसके आईपीसी तक हमने बताया पीछे। तो देखिए हीलियम की अगर बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2 होता है। नियोन की बात करें 10 होता है। आर्गन का 18 होता है। इसका 36 होता है। इसका 54 होता है। ठीक है, इसका कितना होता है, इसका होता है 86 है ना। इसका 86 होता है, यानी 86 होता है ना। और यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पे इसका कितना हो जाएगा, 118 हो जाएगा। तो देखिए ध्यान से देखिए, ऐसा ये कैसे होता है ये भी हमने बता रखा है। मैजिक नंबर याद होगा आप लोगों को, मैजिक नंबर क्या होता है, मैजिक नंबर भाई 2, 8, 8, 18, 18, 32 और दिन 32। तो यही जुड़ता है। दो के बाद देखिए 8 जुड़ा है ना। 8 के बाद देखिए फिर कितना जुड़ा, सॉरी 2 के बाद 8 जुड़ा, 2 के बाद 8 जुड़ा, उसके बाद क्या जुड़ा, फिर 8 जुड़ा, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा 18, दिन 18, दिन उसके बाद क्या हो जाएगा 32, दिन उसके बाद 32। तो इस तरीके से जो है मैजिक नंबर आपको पता होगा। तो देखिए 118 पता चल गया। अब इसके जस्ट पहले यानी कौन से ग्रुप नंबर से है, ये 18 ग्रुप नंबर से। अब इसके पहले वाला कौन सा होगा, 117 होगा। उसके पहले वाला 116 होगा। उसके पहले वाला 115 होगा। उसके पहले वाला 114 होगा। तो देखिए अगर ये ग्रुप नंबर 18 से, तो इसके जस्ट पहले वाला कहां से हो जाएगा, ग्रुप नंबर 17 से। ये कहां से हो जाएगा, ग्रुप नंबर 16 से। ये ग्रुप नंबर 15 से, और ये ग्रुप नंबर 14 से। तो यही तो मैं बताना था कि Z इक्वल टू 114, तो कौन सा ग्रुप से बिलोंग करेगा, तो 14 ग्रुप यानी कार्बन फैमिली से बिलोंग करेगा। और दूसरी अगर बात करें इसकी पीरियड की, तो पीरियड कौन सा आ रहा है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो 7वें पीरियड से है ना। ये तो 7th पीरियड का एलिमेंट है, क्योंकि 6 तक यहाँ पर आता है, 7th यहाँ तक, यानी 7th पीरियड से बिलोंग करेगा। ठीक है, और ग्रुप नंबर कहां से 14 करेगा, 14 ग्रुप नंबर है इसका। ठीक है, तो ग्रुप नंबर 14 है और पीरियड नंबर कौन सा है, 7 है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व। तो अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है, राइट द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द थर्ड पीरियड से बिलोंग करता है, 17th ग्रुप का है, तो हमको उसका एटॉमिक नंबर बताना है। वैसे तो आप जनरली बता सकते हो 17th नंबर ग्रुप से, यानी कि कौन से फैमिली से, हाइड्रोजन फैमिली से, और थर्ड पीरियड से इसका मतलब कहां से होगा, थर्ड फैमिली बहुत आसानी से बता सकते हो कि क्लोरीन होगा। लेकिन आपको फिर वही अप्रोच लगानी जो हमने अभी बताई थी। ग्रुप नंबर 18 ध्यान रखिए, बाकी कुछ नहीं ध्यान रखना। ग्रुप नंबर 18 में लिख लीजिए, थर्ड पीरियड की बात कर रहा है तो 3 पीरियड लिख लीजिए। पहला ये फर्स्ट पीरियड है, ये सेकंड पीरियड है, और ये क्या है, थर्ड पीरियड है। तो थर्ड पीरियड में इसमें कौन सा एलिमेंट आ रहा है, आर्गन आ रहा है। और ये कौन सी फैमिली से, 18 फैमिली से। भाई इसका 2 होता है, इसका 10 होता है, इसका कितना होता है 18। एटॉमिक नंबर की बात कर रहे हैं, तो एटॉमिक नंबर इसका 18 होता है। तो ग्रुप नंबर 18 से 18 इसका एटॉमिक नंबर है। हमको बताना है कौन से 17 नंबर ग्रुप। 17 नंबर ग्रुप का मतलब क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन फैमिली, इसके जस्ट पहले वाला। तो जस्ट पहले वाला इसका मतलब अगर इसका 18 है, इसके जस्ट पहले वाले कितना हो जाएगा, एटॉमिक नंबर 17 हो जाएगा। तो 17 हो जाएगा। और कौन से पीरियड से होना चाहिए, थर्ड पीरियड से होना चाहिए। तो थर्ड पीरियड से होना चाहिए, 17 होना चाहिए। सिंपल सी बात है ना, ये हाइड्रोजन फैमिली से, क्लियर है। इसका मतलब कौन होना चाहिए, क्लोरीन होना चाहिए। भाई 17 किसका होता है, क्लोरीन का ही तो होता है। भाई एटॉमिक नंबर 17 क्लोरीन का होता है। और थर्ड पीरियड से तो होगा ही, थर्ड पीरियड से और 17 ग्रुप से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्लोरीन जाएगा। तो जो पिछले वाले में बताया था बिल्कुल सेम ही लगाना, चाहे जितना बड़ा एटॉमिक नंबर दे रखा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच एलिमेंट डू यू थिंक हैव बीन नेम्ड बाय लॉरेंस बर्कली लेबोरेटरी। और एक है सीबॉक्स ग्रुप। देखिए लॉरेंस बर्कली एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट है, ठीक है। और ये जो लैब है कहाँ पे, यूएसए में सिचुएटेड है, यानी कि अमेरिका में है। और नेक्स्ट है सीबॉक्स ग्रुप, यानी सीबॉर्ग एक वैज्ञानिक थे, यानी कि साइंटिस्ट थे। तो इनके बेसिस पे इन्होंने कौन से अपने एटॉमिक जो है एलिमेंट्स दिए, उनके क्या एटॉमिक नंबर, उसको हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो लॉरेंस बर्कले थे, इन्होंने बताया कि एक एटॉमिक नंबर जिसका नाम था लॉरेंशियम, आपने पढ़ा होगा। तो लॉरेंशियम जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 103 होता है, 103 होता है। और दूसरे अगर बात करें जो है हमारे पास सेकंड है सीबॉक्स ग्रुप। अच्छा, जो भी एलिमेंट्स यूरेनियम के बाद होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांस यूरेनियम। हमने बताया था, ये चीज पिछले लेक्चर में बता चुके हैं हम लोग कि यूरेनियम के बाद जितने भी एलिमेंट होते हैं, यूरेनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 92 होता है। उसके बाद के सारे एलिमेंट क्या कहलाते हैं, ट्रांस यूरेनियम। ट्रांस मतलब बाद वाले एलिमेंट। तो जो सीबॉक्स ग्रुप है इसका सीबॉर्गियम है, और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है कितना होता है, 106 होता है। ये क्वेश्चन नंबर 7 का डिस्कशन था। सो अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, 3.8 क्वेश्चन नंबर। तो क्या क्वेश्चन बोला है, व्हाई डू एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप हैव सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। यानी कि जो सेम ग्रुप में होते हैं, है ना,
उनकी फिजिकल और जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है सेम क्यों होती है? तो ये सारा जो खेल होता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, क्योंकि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, अगर सेम है तो सेम फैमिली से बिलोंग करें। फॉर एग्जांपल अगर एस ब्लॉक के फर्स्ट को ले लिया जाए, तो एस ब्लॉक के अगर फर्स्ट को ले लीजिए, लिथियम सोडियम पोटेशियम किसी को भी आप ले लें, तो उस केस में क्या होगी, सबकी सेम होगी। तो हमने कुछ लिखा हुआ देखिए, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी कि किसके ऊपर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड करता है। एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी जिन एलिमेंट्स में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, therefore elements present in the same group similar physical and chemical properties, यानी कि उनकी सिमिलर होंगी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज। एग्जांपल है, हम लोग बात कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए लिथियम है, आपका सोडियम है, पोटेशियम है, ये सारे क्या है, सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं। क्यों? क्योंकि इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1 होता है ना। इनका एटॉमिक नंबर 3 होता है, इनका 11 होता है। तो अगर सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो सबके लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, जिसकी वजह से नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है, इसलिए इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या है, सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डज एटॉमिक रेडियस एंड आयनिक रेडियस रियली मीन टू यू, यानी आप एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस आखिर क्या समझते हैं? तो देखिए, पिछले लेक्चर में हम बता चुके हैं कि एटॉमिक रेडियस क्या होता है। एटॉमिक रेडियस का कोई एटॉमिक जो एटम होता है, एटम की अपनी पर्टिकुलर कोई बाउंड्री नहीं होती है। ऐसा नहीं कि मैं यहां तक हूं उसके बाद नहीं जाने का, है ना। एक क्या होता है, एक इमेजिनरी स्फीयर होता है, और उस इमेजिनरी स्फीयर में क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है 97 से लेकर 98% तक होती है, और उस पर्टिकुलर जो एटम होता है वो इंडिविजुअली एटम नहीं होता, दो एटम्स को लेना होता है, और उन एटम्स के बीच की जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होती है उनका हम लोग क्या कर देते हैं, आधा कर देते हैं, हाफ कर देते हैं, देन हम लोग क्या कर देते हैं, एटॉमिक रेडियस को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इसी चीज में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 3 चीजें होती हैं, एक मेटलिक रेडियस होता है, एक कोवेलेंट रेडियस होती है, और एक क्या होती है, वन डबल रेडियस होती है। तो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं मेटलिक रेडियस की। तो बेसिकली एटॉमिक रेडियस क्या होता है, तो एटॉमिक रेडियस इज द मेजर ऑफ रेडियस ऑफ एन एटम, यानी किसी भी एटम की जो रेडियस है वो वही उसकी क्या कहलाती है, उस एटॉम जो उसका मेजरमेंट है वही क्या कहलाती है, एटॉमिक रेडियस कहलाती है। इफ द एलिमेंट इज अ मेटल, अगर कोई भी एलिमेंट मेटल है, देन वी डिस्कस इट्स एटम साइज एज मेटलिक रेडियस, अगर वो मेटल है तो मेटलिक रेडियस हो जाएगा, ठीक है। मेटलिक रेडियस कैसे कैलकुलेट किया, इज कैलकुलेटेड एज हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए 2 एटम है यहाँ पर हमारे पास, उन 2 एटम्स के बीच की जो सेंटर से सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम लोग बोलते हैं इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। तो देखिए कितनी है, 256 है। इसको हमने DEA से जो है वो क्या कर दिया, वो कर दिया। अच्छा, ये दोनों एटम जो है आपस में क्या होंगे, अब बिल्कुल सटे हुए होंगे, और जो है द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस सेपरेटिंग द मेटल कोर्स द मेटलिक क्रिस्टल, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटलिक क्रिस्टल बोलते हैं। तो इसकी रेडियस निकालने क्या करेंगे हम लोग, ये जो इनके बीच की जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का क्या कर लेंगे, आधा कर लेंगे। तो ओवरऑल डिस्टेंस कितनी है, 256 है, तो कितना आ जाएगा, 256/2, यानी कितना आ जाएगा, 128। तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया पिकोमीटर ना, ये डिस्टेंस पिकोमीटर में है, ये पिकोमीटर में है, ये डिस्टेंस हम लोगों ने डिस्कस किया मेटलिक रेडियस को। अब हम कोवेलेंट की बात कर लेते हैं, देन हम लोग आयनिक की बात। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि जो कोवेलेंट रेडियस के बारे में बात करते हैं ना, एटॉमिक रेडियस में हम लोग पहले मेटलिक रेडियस को डिस्कस कर चुके हैं, अब बात करेंगे कोवेलेंट रेडियस। देखिए क्या लिखा है, if the element is a non-metal, अभी पिछली बार मेटल था तो अब इस बार non-metal है, non-metal then we discuss its atom size as covalent radius। बेसिकली कोवेलेंट रेडियस कब होता है, जब वो non-metal होता है, और मेटल जो होता है तब मेटलिक रेडियस होती है। कोवेलेंट रेडियस is measured as the distance between two atoms then they are formed together by a single bond, है ना, सिंगल बॉन्ड द्वारा क्या होंगे, बाउंडेड होंगे इन अ कोवेलेंट मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल हमने क्या लिया, क्लोरीन लिया। अब ये सब अपने को पता है कि सेम टाइप के एटम होते हैं, और सेम टाइप के एटम क्या करते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं, और इनके बीच की जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कितनी है, 198 है। अब 198 का हम लोग क्या करते हैं, बिल्कुल आधा कर देना है, और 198 का आधा करें तो कितना आ जाएगा, 99। अच्छा, ये सारी चीजें पिकोमीटर में है, तो पिकोमीटर में सारी डिस्टेंस है। तो ये क्या है, इसको हमने बताया था कि इसको हम लोग बोलते हैं होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल। ये जो Cl2 है, Br2 है, I2 है, F2 है, इतने जितने टाइप के मॉलिक्यूल है जो सेम टाइप के एटम से बनते हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल। इस तरीके हेटेरो एटॉमिक भी होते हैं, तो उनको हम पिछले लेक्चर में बता चुके, तो आप देख सकते हैं उनका भी सेम फंडा है, बस उसमें क्या होते हैं, अलग अलग एटम होते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बन हाइड्रोजन हो गया, कार्बन ऑक्सीजन हो गया, कार्बन नाइट्रोजन हो गया, इस तरीके से आप ले सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे आयनिक रेडियस के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे आयनिक रेडियस के बारे में। तो बेसिकली आयनिक रेडियस क्या है, आयनिक रेडियस इज द मेजर ऑफ द रेडियस ऑफ एन कैटायन और एनायन। ये कैटायन और एनायन की बीच की जो रेडियस है वही क्या कहलाती है, आयनिक रेडियस कहलाती है। द आयनिक रेडियस कैन बी कैलकुलेटेड बाय मेजरिंग द डिस्टेंस बिटवीन द कैटायंस एंड एनायंस इन आयनिक क्रिस्टल। किसी भी आयनिक क्रिस्टल में जो कैटायन और एनायन के बीच की जो रेडियस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयनिक रेडियस बोलते हैं। क्लियर है। अच्छा, आयनिक रेडियस के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं काफी डिटेल में। आयनिक रेडियस हमें पता है कि भाई अगर मान लो कोई हमारे पास कैटायन है, तो कैटायन कैसे बनता है, जब इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, लूज करता है, और एनायन कैसे बनता है, जब इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गेन करता है। उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो ये
सो हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू एटॉमिक रेडियस वेरी इन पीरियड एंड इन अ ग्रुप, हाउ डू यू एक्सप्लेन द वेरिएशन। मतलब कि बोल रहा है कि पीरियड में और ग्रुप में किस तरीके से जो है एटॉमिक रेडियस क्या करती है, वेरी करती है। तो पहले ध्यान से सुनिए। अगर हम सबसे पहले बात करें अलोंग द पीरियड, तो अपने को पता है अलोंग द पीरियड क्या होता है। अलोंग द पीरियड सारे जो एटम्स हैं, है ना, उनकी जो एटॉमिक नंबर उनका क्या करता है, सबका इंक्रीज करता है। यानी कि एटम का जो है जो एटॉमिक नंबर वो तो बढ़ता है, लेकिन जो नंबर ऑफ सेल है वो नहीं बढ़ती। नंबर ऑफ सेल का मतलब क्या है भाई, जिस पीरियड से है वही पीरियड रहता है। फॉर एग्जांपल अगर हम सेकंड पीरियड की बात करें, सेकंड सेल की बात करें, तो सेकंड सेल वही रहती है। तो यानी कि जो न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस है ना, अगर मान लीजिए न्यूक्लियस हमारा है यहाँ पे, तो उसकी जो सेल से जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसकी जो डिस्टेंस है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी, क्योंकि सेल तो इंक्रीज हो नहीं रहा है, सेल तो वही है, सेकंड सेल है, अलोंग द पीरियड बात कर रहे हैं। तो उस केस में क्या होता है कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतना ही न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, और जितना न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा बढ़ेगा, न्यूक्लियर चार्ज भी उतना ही बढ़ेगा। यानी कि होता क्या है, जैसे कि हमारे पास एग्जांपल लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इन सभी के एटॉमिक नंबर देखिए 3 होता है, इसका 4 है, इसका 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। जितना प्रोटॉन है उतना ही इसका क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर चार्ज। तो इसका न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज्यादा, तो जितना न्यूक्लियर चार्ज होगा सेल वही है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ज्यादा पुल करेगा, ज्यादा खींचेगा, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो बस वही लिखा हुआ है, द आउटर इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द सेम वैलेंस शेल, यानी वैलेंस शेल सेम होता है। तो द एटॉमिक नंबर इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो एटॉमिक नंबर जो होता है क्या होता है, इंक्रीज करता है। तो इस केस में क्या होता है, देन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। बट अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से क्या हुआ, जितना ज्यादा वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना ही ज्यादा एटम को क्या करेगा, पुल करेगा, खींचेगा। तो जितना ज्यादा कोई किसी को खींचेगा तो उतना ही ज्यादा क्या होगा, डिस्टॉर्ट होगा, छोटा हो जाएगा, और छोटा होने की वजह से उसका साइज भी क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो यही कारण है, ड्यू टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन आउटर इलेक्ट्रॉन्स, जो साइज है यानी एटॉमिक साइज क्या करती है, अलोंग द पीरियड डिक्रीज कर देती है। तो ये पूरा एक्सप्लेनेशन था अलोंग द जो है पीरियड। अब हम लोग डिस्कस करते हैं अलोंग द ग्रुप। सो अब हम लोग बात करेंगे इसी पार्ट में डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होता है। तो डाउन द ग्रुप जाने पे एक बार हम लोग समझ लेते हैं इसको। डाउन द ग्रुप क्या होता है कि जैसे कि हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं, तो ऊपर से नीचे आने पे एटॉमिक नंबर क्या होता है, इंक्रीज करता है, बहुत तेजी से इंक्रीज करता है। तो एटॉमिक नंबर जो है तेजी से इंक्रीज करने की वजह से क्या होता है, नंबर ऑफ सेल्स भी बढ़ती हैं। नंबर ऑफ सेल्स मतलब क्या है भाई, अगर मान लीजिए लिथियम की बात करें, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीरियम, है ना, तो लिथियम सेकंड सेल्स है, जबकि अगर बात करें सोडियम की, तो सोडियम थर्ड सेल्स है, पोटेशियम फोर्थ सेल्स है। इस तरीके से सेल बढ़ती है। तो जितना नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा उतना ही जो है न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस है उस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की, वो भी क्या होगी, बढ़ेगी। भाई अगर ये हमारे पास न्यूक्लियस है और सेल जो है लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो जितना ज्यादा सेल बढ़ेगा उतना एटम जो है दूर होता जाएगा, उतना ही आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, तो उससे जो डिस्टेंस जितनी दूर होगी तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू उतनी ही क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन दूर है खींचने में उतना ही क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। सिंपल सी बात है, क्योंकि जितना जो चीज दूर होती है उतना ही फोर्स कम लगता है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने की वजह से जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, एटॉमिक रेडियस जनरली डिक्रीजेस। तो इस जाहिर सी बात है, जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू बढ़ जाएगी ऊपर से नीचे जाने पे, सॉरी घट जाएगी, तो उस केस में एटॉमिक रेडियस की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो एटॉमिक रेडियस जनरली डिक्रीजेस फ्रॉम द टॉप टू बॉटम, यानी ऊपर से नीचे आने की बात करें तो एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, टॉप टू बॉटम। सॉरी ये गलत लिखा हुआ है, डिक्रीज नहीं होगा, यहाँ पे इंक्रीज होगा, ठीक है। एटॉमिक रेडियस क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ऊपर से नीचे अगर हम लोग आएंगे टॉप टू बॉटम बात करें तो बढ़ेगी। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीरियम सबकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अच्छा, सेल इंक्रीज होने की वजह से होता है, सेकंड सेल से थर्ड सेल, फोर्थ सेल, सिक्स, इस तरह से बना हुआ है। डाउन द ग्रुप क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम लोग पीरियड नंबर बोलते हैं, ठीक है। क्या करता है, इंक्रीज करता है, व्हिच रिजल्ट्स इन एन इंक्रीज ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस होती है वो सेल की, वो दूर होती जाती है, जिसकी वजह से वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वो भी क्या हो जाता है, दूर होता जाता है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू क्या हो जाती है, डिक्रीज कर जाती है, और साइज क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। तो यहाँ पे हमको क्या करना होगा, समझना होगा चीजों को कि आखिर ऐसा क्यों। आज तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है टोटल 10 क्वेश्चन, यानी टोटल 10 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। तो वीडियो को ज्यादा लंबी ना करते हुए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, खत्म करेंगे। देन आने वाले 2 वीडियोस में 15-15 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पर हम लोग 10 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और उस बेल आइकन को भी प्रेस करें, और लगातार इस वीडियो को शेयर करते रहिए ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे, और इसी एनर्जी से पढ़ाते रहें, क्योंकि काफी मजा आ रहा है और आपको भी आना चाहिए। धन्यवाद।